Hello everyone, I am Rahul Kashyap and I welcome you to our amazing platform of अध्यालय। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? आज हम पढ़ने वाले हैं electric field. All the things about electric field. Basically, we are going to do PhD on electric field. As you know, electrostatics is a very important chapter for your NEET as well as JEE, right? तो उस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इन अ नटशेल पढ़ने वाले हैं, कुछ इस तरह से कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के, वी शुड बी एबल टू सॉल्व इट, राइट? सो दिस इज व्हाट is our aim today. So let's begin. Okay, so our topic for today is electric field in a nutshell. ठीक है, मतलब हम we will try to finish the entire electric field as quickly as possible, right? And if the time permits, we'll be doing some problems, or I'll be arranging a separate problem solving session on this particular topic. So let's begin the topic. Okay, so first I'll give you what is the basic definition of electric field. ठीक है students, तो आप ध्यान से देखो, electric field is a vector quantity which is defined as force per unit charge. ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट? तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। अब आप ध्यान से देखो, क्या मैं यहां से ऐसा भी लिख सकता हूं, F is equal to QE? Absolutely I can write like this, right? अब सुनो ध्यान से, इसके आगे क्या होगा, यहां से हमें दो इंफॉर्मेशन मिलते हैं स्टूडेंट्स। What are those information? See this Q is charge, right? ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होगा दोनों ही डिफरेंट केसेस में। ओके, सो माय फर्स्ट केस, इफ Q is positive, in that case students, the direction of force will be same as the direction of field. मतलब जिधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ force is parallel to field, right? और दूसरा केस क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, इफ चार्ज इज नेगेटिव। अभी चार्ज अगर नेगेटिव हुआ ना तो इसका ठीक अपोजिट होने वाला है, फोर्स इज एंटी पैरेलल टू ई। तो टू इलुस्ट्रेट दिस थिंग, टू एक्सप्लेन दिस थिंग इन अ बेटर वे, मेरे पास एक सिंपल सा इलुस्ट्रेशन है, आप ध्यान से देखना है यहाँ पे सभी। आप मान लो कि किसी रीजन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइंस से डिनोट करते हैं, राइट? सो दीज आर द पैरेलल लाइंस एंड दीज आर डिनोटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, राइट? अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो चार्जेस को प्लेस करे हैं। पहला चार्ज है हमारा प्लस क्यू और दूसरा चार्ज है हमारा माइनस क्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो as you can see from this case, why it is so relevant, you will come to know right now. Please see here, if Q is positive, then force is parallel to field. If Q is negative, then force is anti-parallel to E. तो आप ध्यान से देखोगे ये वाला चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड है, तो ऑब्वियसली any charged particle kept in a electric field will definitely experience a force, right? और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, it should be parallel to the electric field. क्यों? क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, बट जब आप इस चार्ज की बात करोगे ये चार्ज नेगेटिव है और इसको जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फोर्स जो लगेगा वो एंटी पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट, so this would be the direction of force, right? And either of the two cases magnitude of force कितना होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि चार्ज सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, सो मैग्नीट्यूड कैन डायरेक्टली बी रिटन एज क्यू इनटू ई, दैट्स इट, इतना सिंपल है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं डिफरेंट केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे क्वेश्चंस एक्चुअली में आते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू इट वन बाय वन, कम ऑन। तो सबसे पहला केस जो मैं डील करने वाला हूं, दैट इज, यस यू आर गेसिंग इट राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सबसे सिंपल केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, राइट? सो व्हाट इज इट स्टूडेंट्स, ध्यान से देखते हैं।
Let us say we have a positive plus q charge placed over here, ठीक है? यहां से r distance दूर, कितने distance दूर? r. Let us say here we have a point P. This is my point P, where I want to calculate the electric field due to this charged particle. अब क्योंकि ये एक point charge है, and every charged particle generates its own electric field, है ना? तो ये भी electric field generate करेगा. I will tell you in which direction and how much. Okay? Since it is a positive charge, students, the electric field at point P would be radially outwards. This is the direction, students. Electric field का direction ऐसा होगा. और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? इसकी मैग्नीट्यूड होगी KQ upon small r square, where small r is the distance of the point P from the charge Q. सिंपल है, ठीक है? ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है. Please note, I am writing it like this. This is the direction and the magnitude would be modulus of electric field, that is equal to KQ upon r square. अभी ध्यान से देखने वाली बात ये है, ध्यान से देखने वाली बात ये है कि अगर आप सोचो कि अगर इस पॉइंट चार्ज से, यहाँ पे देखते हैं, इस पॉइंट चार्ज से इस P पॉइंट पे निकालना, लेट अस से दिस इज Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा. अगर यहाँ पे निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ पे निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ पे निकालना है तो नीचे, यहाँ पे निकालना है तो. आर यू गेटिंग इट? क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समझ में आ रही है? एंड दिस थिंग विल नॉट हैपन इन अ टू डायमेंशन. सोचो आप एक चार्ज को इस रूम में रखते हो, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में निकलेंगे, राइट? सो वी कैन से दैट, ध्यान से देखना यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज वुड लुक लाइक दिस. ध्यान से देखो, it would look like this. Right? And it will be pointing radially outwards. ठीक है? एक और important बात, क्या ये आपको सर्कल लग रहा है? Do you think that it is forming a circle? No, it is a spherically symmetric electric field line. Why I am saying spherical symmetric? आप सोचो एक चार्ज यहाँ होगा, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे लाइंस, तुम्हारी तरफ भी निकलेंगे, मेरी तरफ भी निकलेंगे, लेफ्ट राइट हर डायरेक्शन में. अगर आप सबको मिला दोगे तो क्या बनेगा? एक स्फीयर बनेगा, राइट? सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, स्टूडेंट्स, वी कैन राइट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, electric field due to a point charge is spherically symmetric. कैसा है भाई? spherically symmetric है ना, spherically symmetric, बस, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज की बात करूं, अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो क्या होगा, देखते हैं, समझते हैं. नेगेटिव चार्ज, लेट अस से वी हैव अ माइनस Q चार्ज ओवर हियर, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टिल बी रेडियल, बट स्टूडेंट्स देयर विल बी अ डिफरेंस. इस बार जो डायरेक्शन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, वो किधर होंगे? रेडियल तो होंगे बट इनवर्ड्स होंगे, आउटवर्ड्स नहीं. द डायरेक्शन वुड बी लाइक दिस, स्टूडेंट्स. सी हियर, दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज. ऑफ कोर्स द मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, राइट? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन क्या होता है, स्टूडेंट्स? ग्राफ्स. A lot of questions are asked from graphs in electric field, ठीक है? तो चलो जल्दी से एक ग्राफ कर लेते हैं. how would a graph between electric field and small r? Small r क्या था, ध्यान रखना है, small r is the distance of the point charge from that point where you want to calculate the field. okay? तो हम जल्दी से इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. This is my vertical axis and this is my horizontal axis. वर्टिकल एक्सिस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट किया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आर को प्लॉट किया. एज यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम दिस फॉर्मूला, आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा होगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना? तो भाई कैसा होगा ग्राफ? द ग्राफ वुड लुक लाइक दिस, स्टूडेंट्स. ध्यान से देखो आप, ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा. थोड़ा और अच्छा करता हूँ विद अ डिफरेंट कलर, राइट? तो ये ग्राफ would look like this, as you can clearly see from this formula itself. आप सोचो स्मॉल r टेंड्स टू 0, जब ये स्मॉल r की वैल्यू 0 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इनफाइनाइट होगा, बिल्कुल. तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, isn't it? When small r is tending to 0, स्मॉल r कहाँ पे 0 टेंड कर रहा है? इस रीजन में. और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पे जा रही है?
इंफिनिटी पे, ऐसे ग्राफ्स को एसिम्प्टोटिक कर्व बोलते हैं, राइट। अच्छा, दूसरी वैल्यू रखते हैं व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी। r टेंड्स टू इंफिनिटी, जब यहाँ पे इंफिनिटी डालोगे तो एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज जीरो। So can you see this region r is tending to infinity and electric field is almost tending to zero, and it's quite obvious ना, अगर आप एक चार्ज यहाँ पे रखते हो, आप लंदन में चले जाओ यहाँ रख के चार्ज को, और वहां पे इस चार्ज का कोई कुछ भी फील होगा क्या? Would you feel anything if you are very very away from a point charge? Obviously no, right? That is why when small r tends to infinity, electric field tends to zero. So we can write over here an expression E is inversely proportional to R square. So this is about the point charge. ठीक है, अभी यहाँ पे हम कुछ questions करेंगे. We will do some questions. Let us do them. बहुत ही important question करने वाले हैं, ध्यान से देखना सभी. It's a highly repeated question in many exams, students. ठीक है, अभी सोचो आप कि हमारे पास एक region है जिसमें uniform electric field lines हैं कुछ. ऐसा नहीं बनाते हैं, चलो इस तरह का बनाते हैं. Let us say we have two plates, students, two parallel plates. Okay, the upper parallel plate is a positively charged one and the lower parallel plate is a negative charged one. ठीक है, अभी ध्यान से देखना आप, यहाँ पे क्या होता है. बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, इसे हम बोलते हैं मिलीमैन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कई बार. So I'll just write down the heading for you students here. Milliman's oil drop experiment. You might have read it in chemistry as well. Okay, तो ध्यान से देखो अभी क्या किया गया. ऑब्वियस सी बात है, you know, electric field lines originate from a positive charge and terminate into a negative charge. आप यहाँ पे देख सकते हो, ये था हमारा पॉजिटिव चार्ज. क्या फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रहे हैं इससे? बिल्कुल बाहर की तरफ निकल रहे हैं, मतलब ओरिजिनेट हो रहे हैं. और ये नेगेटिव चार्ज, क्या फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रहे हैं, मतलब टर्मिनेट हो रहे हैं. सो कैन आई मेक अ स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट एट अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इनटू अ नेगेटिव चार्ज, राइट. तो क्योंकि यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नीचे नेगेटिव चार्ज है, सो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स हियर, एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्टेबलाइज्ड, राइट. ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में इस तरह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हो जाएगा. ठीक है, चलो स्टेबलाइज हो गया. अब सुनो आगे. अब इस रीजन में हमने क्या किया, we placed an electron over here. What we did students, we placed an electron. electron की चार्ज होती है E, right, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. और मान लो कि इसकी मास m है. Fine, let its mass be small m, although the mass is very very small, but still let the mass be m. अभी आप सोचो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, जरा सोचते हैं. इससे पूछते हैं, बताओ भाई तुम पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. ये क्या बोलेगा, भाई मेरी फ्री बॉडी डायग्राम बना लो और देख लो. तो चलो बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. तो भाई एज यू टॉक अबाउट द फ्री बॉडी डायग्राम इन दिस केस, फर्स्ट थिंग विल बी इट्स वेट व्हिच विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन mg, राइट. क्वाइट ऑब्वियस, इसका वेट होगा, कुछ तो होगा, बहुत कम होगा बट होगा, राइट. एंड लेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बी E. ओके, सो आप ध्यान से देखो, एक नेगेटिव चार्ज को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है, तो क्या उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा? यस. और किधर लगेगा ये बताने के लिए मैंने तुम्हें ये फर्स्ट स्टेटमेंट बताया था स्टूडेंट्स. इफ द चार्ज इज नेगेटिव, एज यू कैन सी ओवर हियर, if the charge is negative, the electrostatic force is always anti-parallel to the electric field. मतलब इस नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंटी पैरेलल लगने वाला है. मतलब किधर लगने वाला है, मतलब ऊपर लगने वाला है, राइट. And this will be my electrostatic force Fe. Okay, अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम एडजस्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस एंटायर सिस्टम इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल बैटरी. स्टूडेंट्स ठीक है, हम इसे एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इस बैटरी के पोटेंशियल ड्रॉप को चेंज करके हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं. तो लेट अस से हमने एक ऐसी वैल्यू पे सिस्टम को एडजस्ट किया जब ये अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स एग्जैक्टली बैलेंस कर जाए. उस वक्त क्या होगा, कैन आई से दैट दिस इलेक्ट्रॉन इज इन इक्विलिब्रियम? यस, एब्सोल्युटली. तो इन दैट केस, अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, व्हाट आई शुड राइट हियर, electrostatic force equal to gravitational force. Electrostatic force will be my QE.
is equal to gravitational force would be my mg. Correct? अभी यहाँ से this equation is very very important students, please keep that in mind. This equation will help you to solve many problems, right? This is the balancing condition of Milliman's oil drop experiment. ठीक है? Oil drop is a very fine particles, right? जिससे इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट करा जा सकता था. That is why it is named like that. So this equation will help you. इस चार चीजों में क्या चार चीजें हैं? Q है, E है, M है और G है, right? So actually this was the first method by which the mass of electron was calculated. Okay, so mass of electron can be calculated from here, QE upon M. Sorry, QE upon G, right? अब आप सोच कर देखो यहाँ पे, क्या Q की वैल्यू हमें मालूम है? Yes, electronic charge is -1.6 into 10 to the power -19 कूलम. क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है? बिल्कुल, क्योंकि इसे हमने ही तो वेरी किया है, हमने ही तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया है. तो ऑब्वियसली वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. G is a constant which we know, right? So all the things we know, actually this M will give you the value 9.1 into 10 to the power -31 kg. यहीं से आता है ये mass of electron. Okay, so please keep that in mind. These type of questions are very very popular. Now I'll take one more question to illustrate this thing. See here, ये क्वेश्चन और भी अच्छा है, आपको एचसी वर्मा, रश्मि खलीडे सारे अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स में जरूर मिलेंगे. प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन एज वेल, राइट? तो लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन स्टूडेंट्स. तो चलो करते हैं क्वेश्चंस. तो यहाँ पे सिनेरियो कुछ ऐसा है, फिर से दो प्लेट्स हैं हमारे पास. वी हैव टू प्लेट्स वंस अगेन, थोड़ा नैरो बनाते हैं अप टू हियर. फाइन. सो अगेन we have positively charged plate and a negatively charged plate. ठीक है students? So let us say this is my negatively charged plate and this is my positively charged plate. तो ये charged plates डालने का एक ही मकसद होता है, to stabilize a uniform electric field in the region. तो चलो हम electric field भी बना लेते हैं, right? Let us draw the electric field lines in this region. Done. Okay. अब आप ध्यान से देखना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें मालूम है. लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बी ई. डायरेक्शन तो आपको दिख रहा है ना, ऊपर है बस. अब सुनो मेरी बात. क्वेश्चन क्या है? देयर इज अ चार्ज्ड पार्टिकल Q which is also having a mass m enters this region with a velocity v naught. आप सोचो, ध्यान से देखना, इस रीजन के बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्फाइंड इन दिस रीजन. ठीक है? तो हमने एक पार्टिकल लिया है जिसपे Q चार्ज है, जिसकी मास m है और जो v नॉट वेलोसिटी से इस रीजन को एंटर कर रहा है. फाइन. इट इज एंटरिंग द रीजन विद अ वेलोसिटी v नॉट. नाउ व्हाट विल हैपन? डू यू थिंक दैट दिस पार्टिकल विल बी एबल टू गो इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ? ऑब्वियसली नो. क्योंकि जैसे ही ये पार्टिकल इस रीजन में एंटर करेगा ना, मान लो यहाँ पे चार्ज है, जैसे ही एंटर करा तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगेगा. बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव चार्ज, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. करेक्ट? ड्यू टू दिस फोर्स व्हाट विल हैपन? द पार्टिकल विल बेंड. पार्टिकल विल टेक अ कर्व्ड पाथ स्टूडेंट्स, है ना? कुछ इस तरह का पाथ लेगा पार्टिकल. करेक्ट? तो ऑब्वियसली द पार्टिकल विल नॉट बी एबल टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो पार्टिकल इस पाथ में जाता, perfect straight line path, and it would have come out with the same velocity, right? V naught. But अब ऐसा नहीं होगा. तो अब कैसा होगा ये देखो कैसा होगा. तो it will definitely bend its path. It will definitely bend its path like this, and it will come out at some angle, right? Its velocity will be at some angle when it exits the region of electric field, and let this angle be theta students. ठीक है ना? इस E को मिटा देता हूं मैं यहाँ से to avoid the confusion. मैं यहाँ लिख देता हूँ electric field is E. So okay guys, so this is what is going to happen. अब हमें क्या करना है यहाँ पे? We have to calculate this angle theta. Okay? We have to basically do what? We have to calculate this angle theta. Done. अभी आप एक बात और सुनो, ये इस रीजन की विड्थ d है, स्मॉल d. फाइन. विड्थ को मानूं, विड्थ को मानने का कोई मतलब नहीं है, हम इसको मानते हैं, इसको मानते हैं d.
यहां से यहां तक के डिस्टेंस को ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, d. Let me draw it this side, otherwise it will create a lot of confusion. A lot of things are here, right? d. Done. अब हमें थीटा निकालना है, तो अब समझना बात को, जब ये पार्टिकल यहां से निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी v नॉट तो नहीं रहेगी, राइट, कुछ और होगा, ठीक है। बट एक बात तो श्योर है, क्या बात श्योर है, आप सोच के देखो, जो भी वेलोसिटी होगी, टेल मी व्हाट is there any force acting in this direction, any force acting horizontally in this entire region? Let me know. Obviously no. आप देख सकते हो कि only force acting in this region, for the time being मैं मास को नेग्लेजिबल मान लेता हूँ, उसके बाद मैं मास देकर क्वेश्चन कराऊंगा। मास नेग्लेजिबल है, मतलब हम ग्रेविटेशन के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, ग्रेविटेशन को के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन की टेंडेंसी क्या होगी स्टूडेंट्स, इसको नीचे लाने की, राइट। सो वो भी करेंगे लेटर ऑन एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अभी हम इसके मास को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, so that we can neglect the gravitational force. Now listen to me very carefully, what is going to happen, ध्यान से सुनना। As you can clearly see that there is no force acting along the horizontal direction. The only force acting on this charged particle is QE force, which is electrostatic force, और जो कि लग रहा है किधर, ऊपर की तरफ, ठीक है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, कैन आई राइट, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानूं और इसको y एक्सिस, तो can I write net force along x axis is 0? This will imply net acceleration along x axis is 0. This implies that velocity along x axis is constant. यही सबसे important clue है students. It is very much similar to projectile motion. ठीक है, मतलब ये हुआ कि throughout the motion of the particle, the velocity along the horizontal direction will never change. The velocity along the horizontal direction will never change. मतलब आप सोच के देखो, स्टार्टिंग में वेलोसिटी कैसी थी, क्या कंप्लीट वेलोसिटी v नॉट वाज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? यस, वर्टिकल कंपोनेंट तो था ही नहीं, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द मोशन द एंटायर वेलोसिटी वाज हॉरिजॉन्टल एंड दैट वाज इक्वल टू v नॉट। एट द एंड ऑफ मोशन इट इज एट सम एंगल, बट अगर इस वेलोसिटी को मैं, ऑब्वियसली इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे ना स्टूडेंट्स, एक होगा हॉरिजॉन्टल और एक होगा वर्टिकल। तो अगर कोई मुझसे पूछे विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन कि बताओ जब ये बाहर निकलेगा तो उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी होगी, विदाउट एनी डाउट आई कैन डायरेक्टली से इट विल बी v नॉट। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा as long as there is no net force acting along the horizontal direction. Got it? That is why the horizontal component will remain v naught. अब क्या बचा, वर्टिकल कंपोनेंट। अभी आप सोचो, अगर हमें ये वर्टिकल कंपोनेंट vy मिल जाता है, अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाउ? आई विल जस्ट टेल यू, सी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिकॉज tan थीटा इक्वल टू vy अपॉन vx, राइट। If this is vy, then this will also be vy. So in this triangle, tan theta equal to vy upon vx, and we will get the answer. But अब हम vy को कैसे कैलकुलेट करें, यही इस क्वेश्चन में, it's all about the question, right? अब हम vy को कैलकुलेट कैसे करें, इसके लिए हमें y एक्सिस के अलोंग 3 इक्वेशंस जो है हमारे कांस्टेंट एक्सीलरेशन के, वो लगाने पड़ेंगे। मतलब v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाले इक्वेशंस। But before we apply those equations, we have to check whether the acceleration along y-axis is constant or not. As you know, those 3 equations are valid under constant acceleration only. तो सबसे पहले हम acceleration निकालते हैं इस charged particle पे। तो acceleration निकालना बहुत easy है students. Acceleration is net force divided by mass. किसी भी मोमेंट पे net force is the only force which is electrostatic force, जिसका फॉर्मूला होता है QE और मास है m, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने नेग्लेक्ट किया है जरूर, ठीक है, बट हमें एक्सीलरेशन निकालने के लिए मास का यूज कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वी गॉट द एक्सीलरेशन। एनीवेज आप सोच के देखो ना, अगर आप मास मान भी लेते हो, सिंस इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल मास, देयरफॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज F इक्वल टू mg विल ऑलवेज बी नेग्लिजिबल, राइट। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रेस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली। तो एक्सीलरेशन में q is constant, e is constant, m is constant, भाई सब कुछ constant है। This gives us the liberty to use the 3 equations, ठीक है।
तो अब हम कौन सा इक्वेशन निकाले, हमें वी वाई निकालना है, राइट। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, करेक्ट। वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, अलॉन्ग वाई एक्सिस लगा रहा हूँ इसलिए सब्सक्रिप्ट वाई यूज कर रहा हूँ। यू वाई कितना है स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, आप सोच कर देखो, इनिशियली तो पूरा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल था, so what was the initial velocity along y axis, it was 0, right? So this term will vanish and we'll be left with this. अब ओनली क्वेश्चन हमारे पास ए वाई तो अवेलेबल है बट टी नहीं मालूम है हमें, टाइम, ठीक है। तो टाइम निकालना है हमें, राइट। तो टाइम निकालने के लिए क्या किया जाए, टाइम निकालने के लिए हमें ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ, इस लेंथ को हम मानते हैं कैपिटल डी। क्यों ये लेंथ चाहिए मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो s कितना है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में s कितना है, वही तो d लिया हमने, कैपिटल D, राइट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन s इक्वल टू ux इंटू टी, ux कितना है बच्चों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल और फाइनल दोनों ही सेम था, विच वाज v नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ए कितना है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल गेट टी, टी इक्वल टू डी अपॉन वी नॉट, ओके। यहाँ से टी मिल गया, इस टी को इसमें रख देते हैं एंड लेट अस सी व्हाट डू वी गेट, वी वाई इक्वल टू क्या आया भाई हमारे पास, ए वाई की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं विच इज क्यू ई अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम, और टी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, डी अपॉन वी नॉट, सो d अपॉन वी नॉट, ये आ गया वी वाई, और ये हमारा वी एक्स तो पहले से ही मालूम है, इट्स वी नॉट। तो tan थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स, वी वाई अपॉन वी एक्स, सो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा क्यू ई डी अपॉन एम वी नॉट डिवाइडेड बाय वी नॉट, so this will get cancelled and theta will come out to be tan inverse QED upon M. So this is the final answer. Highly repeated many exams, ठीक है, JEE मेंस एडवांस सब जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, so you should get an idea of how to solve these type of questions, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने पॉइंट चार्जेस के क्वेश्चन किए हैं, अगली क्लास में हम और भी चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे, लाइक another things are what, like ring, disk, solid sphere, hollow sphere, and we'll do a lot of questions from JEE and NEET question bank, okay. I hope the lecture was helpful to you. So this is my last slide. If you like the lecture, do not forget to check us out on our website, which is adhyalay.co.in, and don't forget, yes, last but not the least, don't forget to like, subscribe and share our channel. Thank you so much guys, see you again in the next class, bye bye, take care.